मेंटल और इमोशनल प्रेशर को ना झेल पाना स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस एक तरह से हमारे शरीर में होने वाले प्रेशर का ही रिएक्शन है। इसके होने के कई कारण हैं, पर कई बार यह यूजफुल भी हो सकता है। यह हमें डर और दर्द को दूर करने में मदद करता है। हालांकि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने लगता है। एक सर्वे के अनुसार 20 से 29 साल के युवा वर्ग सबसे ज्यादा तनावग्रस्त हैं। उनके तनाव का प्रमुख कारण है पीयर प्रेशर, प्रेशर टू सक्सीड इन एकेडमिक्स और वर्क एंड इरेगुलर रूटीन। 50% प्रोफेशनल्स के हिसाब से अनसर्टेन फ्यूचर स्ट्रेस का प्रमुख कारण है, फॉलोड बाय पर्सनल फाइनेंसेस एंड करियर ग्रोथ विच स्टैंड एट 40% ईच। दुनिया हर साल 1 से 5 नवंबर तक इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक मनाती है। यह दिन, यह हफ्ता लोगों को शांति और आराम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। कोविड के चलते यह विषय अब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। मेडी सर्कल में हम इंटरनेशनल स्ट्रेस अवेयरनेस वीक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create more awareness about the effects of stress. हेलो नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रणवजीत कालदाते से। Dr. Pranavjeet Kaldate is a psychiatrist at Curamind, Pune, with years and years of experience in effectively treating and guiding patients with a wide range of conditions that include stress, depression, anxiety, dementia, schizophrenia, psychosexual issues. He is a program officer for District Mental Health Program, District Civil Hospital, Pune. His expertise lies in stress-related psychological and psychosomatic disorders and focuses primarily on psychological and spiritual well-being. He believes in a holistic approach for treatment via medicines, counseling, and workshops. Not only does he aim to treat the illness, but also focuses on positive mental health. So it is our privilege today to have him on Dr. Speak. Welcome to MediCircle, Dr. Pranavjeet Kaldate. How are you today, sir? I am good. How are you? I'm I good hope you are too. doing fine. Absolutely, sir. Yes. So, आपके इस आप आज हमें इतना अमूल्य समय दे रहे हैं और इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के बाद ये बनता है कि आज का हमारा इंटरव्यू बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो मैं जल्दी से बिना देर करे अपने पहले प्रश्न पर पहुंचती हूँ। सर, मेरा पहला जरूर। प्रश्न है कि आजकल हम सब बच्चों पे बहुत स्ट्रेस की बातें करते रहते हैं, और तो ये जो स्ट्रेस जो बच्चों पे आजकल कहा जा रहा है, इसमें बच्चों को वाकई स्ट्रेस का कितना खतरा है, और ये कौन से स्ट्रेस हैं जो बच्चों को इफेक्ट कर रहे हैं? देखिए कि ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस हमारे जीवन में पहली बार हम सुन रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं। पर अभी जैसे ही कोरोना के चलते, कोविड लॉकडाउन के चलते हम लोग थोड़ा सा अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा उसका रुख बदलते देख रहे हैं। वी आर सीइंग कि लॉट ऑफ people are focusing, lot of parents are focusing more on their children now as they were at home. Before it was like सब लोग अपने स्कूल में जाते थे, घर आते थे, स्कूल में क्या हुआ बताते थे। पर अभी क्या है कि सब लॉकडाउन के चलते घर पे रहने की वजह से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे और नोटिस कर रहे थे कि उनके बिहेवियर में कैसा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। जी और बिल्कुल। एक्चुअली जैसे उनके ऊपर स्ट्रेस होता है, क्या बच्चों में भी उनको वो स्ट्रेस नज़र आ रहा था? कहीं वो खुद भी स्ट्रेस थे अपने काम को लेके, कोविड के अनसर्टेनिटी को लेके, और बच्चों का भी ये भी था कि उनका स्कूल बंद हो गया, उनका बच्चों दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिलना बंद हो गया। तो उसके वजह से उनको थोड़ा सा महसूस होने लग गया कि ओके, इवन किड्स कैन हैव स्ट्रेस। बट जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजी ने देखा था 2013 के सर्वे में कि बहुत सारे बच्चों में ऑलरेडी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे लक्षण बहुत ज़्यादा तौर पे थे, मोर देन दे प्रेडिक्टेड। राइट। कि जो उनके उनके जो ग्रुप्स था 6 से लेके 17 तक, कि वो वहाँ पे उनको स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, डिप्रेशन के लक्षण ज़्यादा दिखे। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि बच्चों को नहीं पता होता कि अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस किया जाए, कैसे बातचीत की जाए, कैसे कम्युनिकेट किया जाए।
या फिर पेरेंट्स थोड़ा सा इग्नोरेंट होते हैं कि अरे बच्चों को क्या स्ट्रेस है, उनके लाइफ में क्या टेंशन है। सही बात। ठीक है, तो बच्चे, ठीक है, बट बच्चों को क्या है कि हमेशा वो नए नए एनवायरनमेंट को फेस करते हैं, नए नए चैलेंजेस को फेस करते हैं, और उनको नहीं पता होता है कैसे टैकल। एज ए पेरेंट्स, एज ए अडल्ट, हम लोग को काफी चीजें पता होती है कि कैसे उनको हैंडल करें हम लोग। तो वो चीज रहती है कि जहाँ से हम लोग को वो पता चलता है कि उनको स्ट्रेस है। अभी देखा जाए तो कुछ लेवल तक स्ट्रेस अच्छा होता है, कि जब हम उसको यू स्ट्रेस बोलते हैं, जब बच्चों को एग्जाम्स होती है तो वो एग्जाम के टेंशन से पढ़ने लग जाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उनका स्ट्रेस अच्छा होता है। पर जब उनको पता नहीं होता उससे डील कैसे करना है, उससे कोप कैसे करना है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हम लोग को देखने मिलते हैं। और वो कहीं चलते उनको नहीं पता होता है, तो फिर उसका जो इफेक्ट है वो बच्चों के मेंटल हेल्थ पे आता है। उसमें से फिर एंजाइटी, डिप्रेशन और बिहेवियर प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने मिलते हैं, जो अगर हम लोग पहले ही जान लेते, पहले ही समझ जाते कि ये कोई प्रॉब्लम है जिसको हम लोग एड्रेस कर सकते हैं, तो ये उनको बच्चों का जो मेंटल हेल्थ हम लोग बिगड़ने से बचा सकते हैं। सो इट्स लाइक यू नो कि उनको बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है, उसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं, कि कहाँ से स्ट्रेस आता है बच्चों का। एक्चुअली पेरेंट्स के घर पे जो कभी कभी एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, लड़ाइयाँ चलती रहती है, या फाइनेंशियल होता है, कुछ इश्यूज होते हैं, घर का एनवायरनमेंट हो सकता है वो, और स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है, कंपटीशन होती है, काफी कंपैरिजन होती है बच्चों की विद अदर किड्स, and lot of expectations from parents towards kids कि they should perform. So all these things are there which affects their mental health. So if एक चीज अच्छी होती है कि स्कूल इज मेजर कॉज होता है जहाँ पे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है, बट वहाँ पे इट्स लाइक दे हैव फ्रेंड्स, दे हैव पीयर्स who actually buffer that stress. But sometimes in a way to belong in that particular crowd or something like that, फिर वो बुलीज होना, फिर बाकी टीचर्स के साथ उनको adjust with the teachers, if the school is new, if the place is new, everything can add up to their stress. Anything, any changes can add up to their stress. So if they don't know how to cope with it, then it becomes very difficult for them to handle it. And then we look at it as कि बच्चा थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, when they go home and try to express it in some way which is not acceptable by parents, तो थोड़ा सा वो लोग बोलते हैं कि बिगड़ रहा है, या they try to blame the kid of for his behavior, but they don't understand the background of the behavior, why he is doing so. If they ask that question, then we can sort a lot of problem in future. सही बात है। बहुत सही बात आपने बताई कि जहाँ स्कूल ना जाने से पेरेंट्स को काफी कुछ पता चला कि बच्चे क्या क्या झेलते हैं पढ़ाई करते समय। वहीं स्कूल जहाँ कुछ स्ट्रेस देता भी है, वहाँ काफी स्ट्रेस जो पेरेंट्स को बेयर करना पड़ा, वो कई बार टीचर्स भी उसका हिस्सा कुछ झेल लेती थी, संभाल लेती थी। वहीं दोस्तों के साथ वो बच्चे बहुत से स्ट्रेस को ना लेकर के भी शेयर करके बातों को संभाल लेते थे। तो काफी चीजें दोनों ही तरफ से पॉजिटिव एंड नेगेटिव हुई। ऐसे में नाउ दैट यू हैव टोल्ड कि इतने सारे स्ट्रेस बच्चों को भी हो सकते हैं लाइक एडल्ट्स, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए यदि वे ये महसूस करते हैं कि उनके बच्चों को स्ट्रेस है, या वो वाकई पीड़ित हैं किसी ऐसी प्रॉब्लम से जो कोप नहीं कर पा रहे हैं जिसके साथ। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो पता करना कि क्या बच्चों को स्ट्रेस है, या पता करना कि क्या उसमें कोई साइंस है जिससे लग रहा है कि उसको स्ट्रेस हो सकता है। कि बच्चों में हम लोग जैसे स्ट्रेस आता है तो हम लोग बोल देते कि हमको स्ट्रेस है, पर बच्चों को पता नहीं होता, बच्चा बच्चा उसको हैंडल नहीं कर पाता है, या पता नहीं होता है कि कैसे बोले अपने घर पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वी हैव टू सी उसके बिहेवियर में कोई चेंज है क्या, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है क्या, इट्स बीइंग वेरी इरिटेबल, एंड छोटी छोटी बात पे मूड फ्लक्चुएशंस हो रही है, चिढ़ जा रहा है, या फिर पहले जो अच्छी चीजें करता था सडनली बंद कर दिया, बाहर जाना, बच्चों से बात करना, घर पे बात करना वो कम कर दिया है। जैसे कोई भी बिहेवियर में चेंजेस हो, उस कभी कभी स्लीप पैटर्न में चेंजेस देखने मिलते हैं। बच्चा रात को सोता नहीं है, दिन भर सोते रहता है, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करता है, जैसे खुद के कपड़े जगह पे रखना, साफ सफाई रखना, या पहले जो अच्छे से करता था जिसमें पेरेंट्स को देखना नहीं पड़ता था कि अरे वो कर लेगा,
सही और बात। कहीं वो सारी चीजें बंद कर देता है, अपना जी। होमवर्क नहीं करता, प्रोक्रास्टिनेट करना शुरू कर देता है हम्म। कि मैं नहीं करूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है। फिर खाने पीने के उसके चेंजेस आ जाते हैं, बहुत कम खाने लग जाता है, कभी कभी खाना बढ़ जाता है, ये भी साइन है स्ट्रेस का। और उससे भी ज्यादा कि बहुत जल्दी बीमार पड़ने लग जाता है, काफी बार बीमार पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि ओके। स्ट्रेस उनके इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करता है, उनके हेल्थ को हम्म। अफेक्ट करता है, तो बीमार पड़ने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और हम लोग को उनके फिजिकल जो सिम्टम्स दिखते हैं, वैसे उनके इमोशनल चीजें भी दिख सकते हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, या फिर कोई भी चीज, छोटी मोटी चीज पे रिलैक्स नहीं कर पाना, जो पहले वो इतना बॉदर नहीं करता था, अभी काफी बॉदर करने लग जाता है। तो उसके ऊपर हमको ध्यान देना चाहिए। और फिर जब ये सारी चीजें देखने मिल जाए, तो फिर थोड़ा सा पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ता है कि क्या करे। ये सवाल उन पे ऊपर आता है कि व्हाट शुड वी डू, कि अभी बच्चों को तो स्ट्रेस है। सबसे पहली बात है कि सो ट्रू। उसके इमोशंस को एक्नॉलेज करो, हम्म। डोंट डिनाई इट कि ऐसा कुछ नहीं होता, इतना हम लोग ने इतना स्ट्रेस हैंडल किया है, तुम लोग भी कर लोगे, इतना पढ़ाई तो करना पड़ता है आजकल की, ये नहीं होता है। सबसे पहले तो उसके एक्नॉलेज करो कि उसको क्या लग रहा है, उसके क्या फीलिंग्स है। और उसको ये बताना जरूरी है कि ऐसा स्ट्रेस फील करना, सैड फील करना, डरा हुआ फील करना, अपने को कॉन्फिडेंस लो है तो वो फील करना बहुत नॉर्मल है। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा बच्चे में वो ट्रस्ट डेवलप होगा, कि बच्चे में वो ट्रस्ट डेवलप होता है टुवर्ड्स पेरेंट्स की, ठीक है हम लोग, मैं इनको कुछ बता सकता हूँ जिससे हम लोग को वो लोग जज नहीं करें। और उससे ये होता है कि चाइल्ड को फिर ये बताना भी जरूरी है कि ये सारी जो फेलियर्स है, डिफिकल्टीज है, दीज आर ऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, नॉट, it does not define that kid. If he has failed in something, if he has feeling stress, if he is feeling सही difficult बात। in those particular symptoms, and then the parents need to be supportive and help them, try to be supportive and help them solve that. Not every time jump in कि मैं solve कर देता हूँ, अरे ये problem है, हम लोग कर देंगे। उसको खुद को एक्सप्लोर करने दो कि what all he can do to solve these problems. When it is छोटी मोटी चीजें होती है, they can themselves handle it. We don't have to jump in every time. So this will teach them कि what all he can do and what all he is capable of. He gets that confidence out of it. And wherever is not possible, obviously you can take help of parents. Let them know that parents are there to help whenever he needs or whenever they are in trouble. And also express your own warmth, your love, your care, that you care for them. So parents should always do that. Give a random hug to them, just spend random time with them, playing with them, knowing what is going on in their life. And whenever they are having expectations from kids about certain things, be clear about it than being very strict about it. ठीक है, कि उनको ये चीज पता होना चाहिए कि आपके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है अबाउट सर्टन बिहेवियर, अबाउट सर्टन देयर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। कि आपको अगर कोई चीज कर रहे हैं वो लोग, इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड और बैड, इफ दे आर डूइंग समथिंग गुड, दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो यू गेट अ रिवॉर्ड, यू गेट certain reward for it or appreciation for it, specific appreciation. You got to be specific when you say अरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स मिले, इस प्रॉब्लम्स तो डिफिकल्ट है आपने सॉल्व कर दिए, ना कि बोले कि हाँ पढ़ाई में अच्छा है, अच्छा कर रहा है। बी स्पेसिफिक अबाउट दिस, तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। जस्ट कैन यू होल्ड फॉर सेकंड। मैं जो बोल रहा था कि मैं जो बोल रहा था कि आपको जो एक्सपेक्टेशंस रखने हैं बच्चे से, वो हैव टू बी वेरी क्लियर विद देम कि ये हमको ये एक्सपेक्टेशंस है आपसे। और ना कि हम लोग को ये भी देखना पड़ता है कि उनको क्या चाहिए, रादर देन हमको क्या चाहिए उनसे, क्या हमको क्या एक्सपेक्टेड है उनसे, उनको भी क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, उनको क्या लगता है, उस बारे में जानना वो जरूरी होता है। ना कि हम लोग बोल दे कि भाई ये कर दो। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ापन कर रहा है, बहुत घर पे बात नहीं सुनता किसी की, अपने खुद के मोबाइल में रहता है, या फिर बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता। उसको कुछ अगर उसको बोलो कि हम्म। मोबाइल मत यूज करो, वो सुन लेता है हमारी बात कि तो ये मोबाइल तो नहीं यूज सबसे करना। बड़ी आजकल की, मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हर घर में आई थिंक। जी। जी जी। तो ये होता है कि अभी मोबाइल का तो सबके घर में हो गया है, बच्चा बहुत मोबाइल यूज करता है, वो उनका प्रॉब्लम रहता है।
वो उनको बताया था, सीधा बता देते कि मोबाइल मत यूज करो, ठीक है, पर ये नहीं बताते क्यों नहीं यूज करना चाहिए, या फिर जो अगर वो मोबाइल नहीं यूज कर रहा है तो उसके अलावा क्या करना चाहिए। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे वो मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं मेरे को अच्छा लग रहा है ये करते हुए, और फिर आप डिस्टरबेंस डाल रहे हो, तो फिर ये क्यों हो रहा है, फिर वो जो बॉन्ड रहता है, वो जो ट्रस्ट रहता है, फिर वो कहीं पे बच्चा डाउट करना शुरू कर देता है। आप ओके। उसको कम्युनिकेट करो कि कैसे भाई मोबाइल क्यों नहीं यूज करना है, अगर नहीं यूज करना है तो कुछ और करो। अभी हम्म। मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, वो बोले कि बच्चा बहुत ओबीडियंट है हमारा, बहुत अच्छी तरह से सुनता है, मैंने उसको मना कर दिया मोबाइल को हाथ लगाना नहीं है, तो मोबाइल को वो हाथ बिल्कुल नहीं लगाता। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, तो बोल रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो मतलब करता क्या है वो? तो बच्चे को मैंने जब पेरेंट्स को बाहर भेजा और बोला कि ऐसा ऐसा है, तो बोले उन्होंने मेरे को बता दिया कि मोबाइल यूज नहीं कर रहा, मैं मान रहा हूँ मैं मोबाइल नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं बस मैं सुनता हूँ उनकी जो भी वो बोलते हैं, पर फिर मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मेरा भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो, तो फिर मैं पढ़ाई भी नहीं क्यों करूँ। वो दिन भर बैठा रहता था, टीवी देखता था, कुछ भी करता था, पर पढ़ाई नहीं करता, तो फिर अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही बताइए, आता था। अल्टीमेटली मोबाइल छोड़ करके वो उनको इस तरीके से पनिश कर रहा था कि और हाँ कुछ भी वो तो करूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा। जी, बच्चे तो ओके। बच्चों को तो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं जी। कि अगर मोबाइल मम्मी से नहीं मिल रहा है तो पापा से कैसे लेते, पापा से नहीं मिल रहा है तो दादाजी से कैसे लेते, हाउ दादी से ट्रू। दादाजी से हाउ नहीं मिल रहा है ट्रू। तो। सो बच्चे हमारे से ज्यादा आगे रहते हैं, हमको इतना टाइम नहीं रहता है ऑब्जर्व करने के लिए, उनको पता रहता है कि क्या करना चाहिए। तो हमको वो चीजें कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, कि हमको दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर आपको मोबाइल चाहिए तो हम उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आपको अगर गेम खेलना है तो हम आधे घंटे के लिए दे सकते हैं, 1 घंटे के लिए दे सकते हैं, स्क्रीन टाइम अलाउड इतना है, उसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, ये अच्छे इफेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें अगर आप कम्युनिकेट करते हैं तो कहीं वो भी अपने खुद का लॉजिक लगा के खुद की चीजें खुद सोचना शुरू करते हैं कि अरे एक्चुअली करना चाहिए क्या, कितना खेलना चाहिए, ये सारी हम्म। चीजें होती है। अगर हमारा ध्यान नहीं है उस तरह की चीजें के लिए तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। सर, आपने जो उदाहरण दिया है वो तो वाकई मतलब सो वेल प्रेवलेंट है एवरीवेयर, कि मुझे लगता है आज पेरेंट्स को काफी नया इंसाइट मिला है। जो आपने तरीका बताया कि बच्चे वाकई नेगोशिएट करते हैं, दे आर वेरी हार्ड नेगोशिएटर्स, और वो तरीके निकाल लेते हैं अपने मन का करवाने का। तो ऐसे में अब पेरेंट्स को एटलीस्ट पता तो है आपके आंसर के थ्रू कि एक्चुअली उन्हें क्या करना है। सर, आपने बीच में जवाब के बीच में पिछले क्वेश्चन के आपने कुछ बोला था कि शरीर के जैसे फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी कुछ होता है स्ट्रेस का। आप कुछ बात कर रहे थे, बच्चे शायद बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। मेरा अगला यस, प्रश्न उसी से जुड़ा है। मेरा प्रश्न था कि क्या स्ट्रेस वाकई हमारी बॉडी के वेलबींग को इफेक्ट कर सकता है, बिसाइड्स द इमोशनल चेंजेस दैट द चाइल्ड इज गोइंग थ्रू? क्या कुछ शारीरिक चीजों में भी उसको दिखाई पड़ता है? ऐसा कुछ हो सकता है तनाव के कारण? यस, यस, बिल्कुल हो सकता है। आपने अभी देखा होगा कोविड के टाइम पे बहुत बात हुई इम्यूनिटी के ऊपर, कि इम्यूनिटी किसी का अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाने हाँ के लिए जी। ये करना चाहिए वो करना चाहिए, पर जब जी। तक हम लोग उसके बारे में बात करना शुरू कर रहे थे वो तब तक बहुत लेट हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी। इम्यूनिटी बिल्ड करने का जो टाइम था वो काफी देर था, ऑलरेडी पैंडेमिक आ चुका था अपने पास। बराबर है, जैसे ही स्ट्रेस होता है, जैसे बड़ों में उसके सिम्टम्स दिखते हैं वैसे बच्चों में भी दिखते हैं, वो जो बीमार पड़ना होता है या उनको स्टमक एक होता है, खाने पीने डिस्टर्ब हो जाता है, उनका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, ये सारी चीजें जैसे बड़ों में उसका लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन ये होता है कि हाइपरटेंशन हो जाए या डायबिटीज हो जाए, उसी तरह वो बच्चों में भी अफेक्ट करता है। बच्चों में अर्ली एजेस में भी डायबिटीज और ये सारी चीजें देखी होती, हालांकि वो जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं उसके, बट ओवरऑल इम्यूनिटी, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, खाना पीना डिस्टर्ब हो गया उस बच्चे का तो ग्रोथ पे बहुत काफी इफेक्ट पड़ता है उसका। तो जो सही बच्चों बात का है। नॉर्मल ग्रोथ होना चाहिए, जी। बच्चों कहीं फॉरेन कंट्रीज में, इवन अपने कंट्रीज में ओबेसिटी देखा गया है। दिस इज ऑल ऑल्सो रिलेटेड टू स्ट्रेस, कि बच्चों को कोप कैसे करते पता नहीं, तो फिर वो ज्यादा खाने लग जाते हैं या हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता है उनका, तो फिर ओबेसिटी भी बच्चों में देखी जा सकती है, जंक खाना, वो भी सारी चीजें होती है। तो उनके जो अनहेल्दी मैकेनिज्म कोप करने के लिए हो जाए तो फिर वो सारी उनके बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू कर देती है, फिजिकल मैनिफेस्टेशन भी दिख जाता है, जल्दी थक भी जाते हैं कभी कभी बच्चे, वो भी देखा जाता ऑल राइट, काफी क्लैरिटी मुझे मिली है इस उत्तर से। सर, इसी के साथ मैं अपने अंतिम प्रश्न तक पहुंचती हूँ, आपका बिना ज्यादा वक्त लिए, कि किसी को अपने स्ट्रेस से कैसे डील करना चाहिए, चाहे वो
वयस्क हों और चाहे वो बच्चे हों, तो बेसिक कुछ टिप्स दीजिए, कुछ ऐसी हमें तरीके बताइए जिससे किसी भी प्रकार के तनाव को हम हैंडल करने की हमारे अंदर क्षमता आ सके। जी, बिल्कुल। अगर आप बात करें बच्चों को कैसे हेल्प करें इस बारे में, तो हम लोग को लीड करना पड़ेगा एग्ज़ाम्पल के साथ। एग्ज़ाम्पल पॉज़िटिव एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग उनके सामने रखते हैं, अगर हम लोग वो बच्चे देखते रहते हैं कि हम लोग जब हमको स्ट्रेस आता है या फिर कोई कॉल आता है, कोई सामने वाला मीटिंग चल रही है और हम लोग गुस्सा है, तो वो हम किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं। तो वो भी देखते हैं कि अरे दिस इज़ द वे ऑफ हैंडलिंग स्ट्रेस, दिस इज़ द वे ऑफ हैंडलिंग योर इमोशंस। तो फिर भी उनको इमोशनल रेगुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। वो भी उसी तरह हो जाता है और फिर बाद में उनका अ, स्वभाव का भाग बन जा सकता है। तो हम लोग को सबसे जी। पहले तो एग्ज़ाम्पल हमको सेट करना पड़ेगा उनके लिए। हुँ, हुँ। और ये जैसे मैंने पहले भी बोला कि उनको अच्छे बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस पता होना चाहिए कि उससे रिवॉर्ड मिल रहा है। बुरे बिहेवियर का उनको पता होना चाहिए कि उनको पनिशमेंट मिल सकती है इस चीज़ के लिए, कोई चीज़ हमारी निकाल ली जा सकती है, जैसे मोबाइल हो या कोई गेम हो, ये सारी चीज़ें। और हम लोग को उनको रैशनल थिंकिंग को एनकरेज करना चाहिए। उनके जो कभी-कभी वो बोलते हैं कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट स्किल्ड इनफ टू डू ऑल दिस। तो हमको उनको पॉजिटिव वे में कैसे थिंक कर सकते हैं कि नॉट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। आगे क्या कर सकते हैं, कैसे स्किल्स लर्न कर सकते हैं, वी कैन टेल देम। एंड देन उनको थोड़ा-सा ऑब्वियसली बताएँ कि कैसे डिफिकल्टीज़ को हैंडल कर किया जाए। हम लोग ये कम्युनिकेट करें उनसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है उनका हेल्दी लाइफ़स्टाइल। टाइम पे खाना-पीना अच्छा खाएँ, अच्छा एक्सरसाइज़ करें, वॉक के लिए जाए, हुँ, बाइक हुँ। राइड्स के लिए जाए, गेम्स में इन्वॉल्व हो, बाकी नए सोशल ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो, कोई नई चीज़ सीखे। ये सारी चीज़ें में हम उनको बोल सकते हैं कि ये आप करो तो उससे आपका वेल-बीइंग सारी चीज़ें उनसे अच्छी रहती है। मेंटल हेल्थ भी रहता है, फिजिकल हेल्थ भी रहता है उनका और इमोशनल हेल्थ भी अच्छे तरीके से रह सकता है। और बाकी जहाँ तक देखा जाए कि एल्डर्स ने क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो लाइफ़स्टाइल हमारा बहुत बिज़ी हो गया है, हम लोग नहीं देखते अपने खुद की तरफ, फिज़िकल हेल्थ की तरफ भी नहीं देखते। काफ़ी लोग जाते हैं जिम जाते हैं अपने मसल्स और वॉकिंग और हार्ट और ये रिलेटेड फिज़िकल हेल्थ के लिए। हम लोग हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कम सोचते हैं। हम हमारे मेंटल हेल्थ ब्रेन की एक्सरसाइज़ कोई कुछ नहीं करता है या फ़ोकस ही नहीं करता है। राइट। राइट? मेडिटेशंस हो गए, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप माइंडफुलनेस एक्सरसाइज कर सकते हो या बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें के लिए आप जाके कंसल्टेशन ले सकते हो, एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हो कि क्या किया जा सकता है जिससे हमारे मेंटल हेल्थ हमारा अच्छा रहे। और जैसे कि नॉर्मल ड्रॉ करना हो गया, जो अपनी हॉबीज़ होती है, उसको याद करना, भूल जाते हैं हम लोग जैसे-जैसे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आते हैं। तो बिल्कुल। बच्चे बचपन में क्या पसंद था हमको या हमको और क्या पसंद आ सकता है। जर्नलिंग हेल्प करता है, राइटिंग योर ऑलराइट। इमोशंस, राइटिंग हुँ, योर बुक्स। बुक में आप लिख दो आपके विचार जो है, आपका डे कैसा गया है। 4 चीज़ें आप लिख दो व्हाई व्हाई यू आर फीलिंग थैंकफुल फॉर दिस डे टुडे। तो उससे क्या है कि हमारे मन को थोड़ा-सा अच्छा आता है, मन को थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ मिलता है, जो हम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग बात नहीं कर पाते, हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते, हमारे फीलिंग्स हो, हमारे विचार हो, जो हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ कर सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ कर सकते हैं, सो हमारे ट्रू। वर्क कलीग्स के साथ कर सकते हैं। तो उनको करना बहुत ज़रूरी है। और जिस बिज़ी लाइफ़स्टाइल से थोड़ा-सा टाइम निकाल के थोड़ा-सा फन क्या कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या उनके गेम्स किस हिसाब से चल रहे हैं, उनके साथ कुछ खेलना या फिर कुछ नया फन एक्टिविटी हो गया, ट्रैकिंग हो, बहुत सारे लोग ट्रैकिंग जाते हैं, बाइक राइड्स जाते हैं, उस तरफ की चीज़ें करना। और सब और चीज़ें जो कर सकते हैं कि हम लोग अपने मन को जो अच्छा लगे वो तो कर ही सकते हैं। और डिफिकल्ट टाइम्स में रिलैक्स करना हम लोग नहीं जानते कि ठीक है हमारा टाइम अभी सामने की सिचुएशन तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, पर हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम लोग उस पे फोकस करते हैं तो जी। काफ़ी चीज़ें बहुत सॉल्व हो जाती है। सामने कुछ ऐसा घटना घट रही है, देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन फ्रंट की व्हिच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल और व्हिच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, जो हमको पसंद नहीं है। जी। पर हम लोग उसके ऊपर रिएक्ट ना करते हुए उसको अगर थोड़ा रिलैक्स करके रिस्पॉन्ड करें, तो उसका जो आउटकम है काफ़ी चेंज आता है, उसमें कुछ काफ़ी बदलाव आते हैं और हमको भी थोड़ा-सा अच्छा लगता है।
हमारे मन को भी अच्छा लगता है कि वी हैंडल इट वेरी वेल। हमारा पीस, मेंटल पीस भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि आखिरी में आई वुड लाइक टू से कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। सो जितना आप घुल मिलते हो, लोगों से बात करते हो, कॉमेडी सीरीज हो या जो भी, जिस चीज से भी आपको आप हंस सकते हो, आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग काफी बार भूल जाते हैं करना। आपने बहुत काम की बात बताई है डॉक्टर साहब, एंड वी आर एक्चुअली प्रिविलेज्ड कि आपने इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे उदाहरण लेकर, बहुत ही आसान से तरीके भी आपने बताए। इनमें से कुछ तो, जैसे आपने आखिरी में जो बात कही ना, कि अगर हम हंसना भूल जाएंगे तो हम जिंदगी की किसी भी परेशानी को डील नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपने आखिरी पॉइंट, हमारा संदेश जो हम सबको दिया है, ये बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है इससे ना सिर्फ मैं, बल्कि हमारे इस मेरी सर्कल के माध्यम से जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं, ऑडियंस हमसे जुड़ी हुई है, वो जरूर लाभान्वित होने वाली है। एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू फॉलो दिस इन देयर लाइफस्टाइल। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आज आपने अपना अमूल्य समय दिया, इतनी सारी जानकारी दी, इन सभी के लिए मैं पूरी मेडि सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच, इट वॉज थैंक यू। रियली अ प्लेजर थैंक यू हैविंग यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।